यह कहानी एक फौजी की है जिसका नाम रमेश रहता है। उसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली रहती है। इसी वजह से वो छुट्टी लेकर घर आया रहता है। घर के लोग शादी की तैयारियों में लगे रहते हैं। कुछ दिनों में रमेश की शादी भी हो जाती है और एक नई दुल्हन का उसके जीवन में प्रवेश होता है। शादी के अगले दिन ही उसे खबर मिलती है कि उसकी छुट्टी रद्द कर दी गई थी और उसे तुरंत ही कैंप पर रिपोर्ट करना है, क्योंकि उसके कैंप पर आतंकवादियों का बहुत बड़ा हमला हुआ रहता है, जिसकी वजह से बहुत से जवान घायल हो गए रहते हैं। ये खबर जब रमेश की पत्नी को पता चलता है तो वो रोने लगती है। तो रमेश उससे कहता है, आप मत रोइए, मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर कोई इमरजेंसी नहीं होती तो वह लोग मुझे कभी नहीं बुलाते। रमेश जाने की तैयारी करके जाने को तैयार हो जाता है और वो जाने से पहले अपनी पत्नी को बोलता है, मैं पहुंचकर कॉल करूंगा। ये बोलकर रमेश अपने कैंप के लिए निकल जाता है। रमेश कैंप पर पहुंचता है तो देखता है कोई फौजी घायल रहते हैं। ये देखकर रमेश भूल जाता है कॉल करना और उसकी पत्नी कॉल का इंतजार करती रहती है। पूरा एक दिन बीत जाता है पर रमेश का कॉल नहीं आता है। रमेश की पत्नी अपने रूम में जाके रमेश का फोटो लेकर फोटो को देख देख कर बातें करती है। आप बोले थे कॉल करेंगे हमको, पर आप भूल गए। कैंप पर बहुत हमला होता है। रमेश को लगने लगता है कि अब वो अपनी पत्नी से कभी नहीं मिल पाएगा। तो रमेश अपनी पत्नी को एक चिट्ठी लिखता है जिसमें लिखा रहता है कि मेरी प्रिय पत्नी, मुझे माफ करना, मैं तुमको कॉल नहीं कर पाया और मेरा किया हुआ वादा भी पूरा नहीं कर पाया। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम दूसरी शादी कर लेना। ये लिखकर रमेश अपने बड़े ऑफिसर को चिट्ठी देकर उसके घर पहुंचा देने को कहकर नम आंखें लिए वहां से चला जाता है। वो कैंप एक ऊंची पहाड़ी पर रहता है। अब दोनों तरफ से मिसाइल से हमला होता है पर रमेश अपना कैंप छोड़कर कहीं नहीं जाता है। वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। एक मिसाइल रमेश के पास में ही आके गिरता है तो मिसाइल ब्लास्ट हो जाता है। तो वहां के सारे सैनिक रमेश को खोजते हैं पर रमेश कहीं नहीं मिलता है। तब सब सोचते हैं कि रमेश अब मर चुका है, पर रमेश पहाड़ से सीधे एक नदी के किनारे गिरता है। तो वहां के गांव वाले रमेश को अपने साथ ले जाके उसका इलाज करते हैं और उधर रमेश के बड़े ऑफिसर रमेश के घर कॉल करके बता देते हैं, अब रमेश हम लोगों के बीच नहीं रहा। तो उसके घर पर मातम छा जाता है। एक सैनिक रमेश का लिखा हुआ चिट्ठी लेकर घर पहुंचता है और रमेश की पत्नी को वो चिट्ठी दे देता है। उसकी पत्नी वो चिट्ठी पढ़ती है तो वो चिट्ठी फाड़ कर अपने रूम में चली जाती है और खूब रोती है और बोलती है, आप जरूर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। 20 दिन बाद करवा चौथ आने वाला रहता है। वो बोलती है, मैं आज से ही आपके लिए व्रत रखूंगी और मैं उसी दिन अपना व्रत, जिस दिन आप वापस आकर मुझे अपने हाथों से पानी पिलाओगे। और इधर रमेश को होश आने लगता है पर वो ठीक से चल नहीं पाता और उधर रमेश की पत्नी का भी तबीयत खराब होने लगता है। रमेश के माता पिता और डॉक्टर बहुत समझाते हैं पर वो किसी की बात नहीं मानती और वो कुछ भी नहीं खाती है। रमेश गांव वाले से पूछता है, मैं कब से यहाँ हूँ? वह लोग बताते हैं, आप 8 दिन से यहाँ पर हैं। तो वो सोचने लगता है कि मेरे घर में सबको लगता होगा कि मैं अब नहीं रहा और मेरी पत्नी का दूसरा शादी हो गया होगा। ये सोचकर वो खूब रोता है। धीरे धीरे रमेश ठीक हो जाता है तो वो घर के लिए चला जाता है। करवा चौथ के दिन घर पर पहुंचता है तो रमेश को जिंदा देखकर सब खुशी से झूम उठते हैं, पर रमेश को अपनी पत्नी को वहां खड़ा नहीं दिखती है। तो वो सोचता है कि अब उसकी पत्नी का दूसरा शादी हो गया होगा। तभी रमेश की माँ बताती है कि जब से उसे पता चला है कि तुम अब नहीं रहे, तब से तुम्हारे लिए वो व्रत रखी है। बस उसी का विश्वास था कि तुम वापस जरूर आओगे। उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारी पत्नी की दुआ है कि तुम यहाँ सही सलामत हो। ये सुनकर रमेश खुश हो जाता है। उसकी पत्नी अब भी मेरा इंतजार कर रही है। पर उसकी पत्नी का तबीयत खराब रहता है तो रमेश अपनी पत्नी से मिलने अपने कमरे में जाता है और अपने हाथों से पानी पिलाकर करवा चौथ का व्रत पूरा करता है।